Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां पे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं वेरियस टॉपिक्स ऑन एनसीईआरटी। और आज के क्लास के अंदर फिर से शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एनसीईआरटी टॉपिक्स। बट एज ऑलवेज आप लोग का स्वागत है। जो लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए जुड़ रहे हैं उनको मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, मल्टीपल स्टूडेंट्स को गाइड किया है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को। और मेरे सब्जेक्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर मैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कराता हूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ साथ आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस, और मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। द रीजन आई एम इन्वाइटिंग यू टू ज्वाइन ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज बिकॉज अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। उसमें मैं भी पढ़ाता हूं और इसमें फायदा ये होता है कि आप डेली क्लासेस देख पाओगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देख पाओगे, अनलिमिटेड देख पाओगे, इंक्लूडिंग आपको लाइव टेस्ट और क्विज जो होते हैं उसके भी आपको अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मल्टीपल टॉपिक्स को कवर कर पाओगे ऑन वन प्लेटफॉर्म ओनली। एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा जो भी क्लासेस हो रहे हैं उन सब के लेक्चर्स को आप अटेंड कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर। यहाँ पे मेरे कोर्सेज भी चलते हैं, आप बाकी सारे कोर्सेज को भी अटेंड कर पाओगे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज बता देता हूं। मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो भी हिस्ट्री है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाता हूं। सो आई टीच एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑल्सो द पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब आप हिस्ट्री के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ सकते हो। मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाता हूं और ज्यादातर मेरा कंटेंट जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो स्लाइड्स के ऊपर होता है, हैंडआउट्स के रूप में बच्चों के साथ शेयर कर देता हूं। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज यही है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल है उन सब के कोर्सेज आप देख पाओगे, लाइव क्लासेस देख पाओगे और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख पाओगे, अनलिमिटेड टाइम देख पाओगे। उसमें कोई इनफैक्ट क्लैरिटी का इशू नहीं है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक बार या 2 बार नहीं, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है तो कर सकते हो। जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। बशर्ता एक ही चीज है कि आपको यूज करना है रेफरल कोड PN लाइव। ये कोड यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, बट इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। आप चाहते हो कि तैयारी हो जाए आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लस। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 का है। यूज द कोड PN लाइव, गेट 10% डिस्काउंट एंड 39,600 में कवर होगा। उसी तौर के ऊपर 2 इयर्स का 64,000 है। यूज द कोड PN लाइव एंड 57,600 में फाइनल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द EMI। सो आई सजेस्ट यू कि अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर EMI पे इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप EMI के ऊपर भी आप इसको कवर कर सकते हो। चलिए, तो ये तो अनअकैडमी प्लस के बारे में हो गया। इसके सिवा अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि सर आपको पर्सनल मेंटरिंग मिल जाए, कोई पर्सनल कोच मिल जाए, तो पर्सनल कोच का जो सवाल है वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा अंडर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आपको एज अ टीचर के रूप में मैं मिलूंगा ही। प्रतीक नायक विल बी अवेलेबल टू यू व्हेन यू विल यूज द कोड PN लाइव। अगर आपने PN लाइव कोड यूज किया है तो मैं आपके साथ अवेलेबल ही रहूंगा। बट इसके सिवा आपको +1 एक और इनफैक्ट लीडर मिलेगा, जो आपको कोच मिलेगा, जो आपको गाइड करेगा तैयारी के अंदर, है ना। तो 2 लोगों की जोड़ी हो जाएगी, आपको मदद करेगी। पर्सनल कोच है, मोटिवेशन है, स्टडी ट्रैकर आपको मिल जाएगा, आपके वीकनेसेस और आपके क्या क्या प्लस पॉइंट्स है वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको काफी एडवांटेज रहेगा। इसमें आंसर राइटिंग भी हो जाता है और आपको डे टू डे अपडेट प्रोग्रेस के लिए भी वो जो पर्सनल कोच है आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल कोच कौन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। पर्सनल कोच जनरली बहुत ही एक्सपीरियंस मैं कहूंगा कि इंडिविजुअल है जो आपको मदद करेंगे। एंड्रॉइड एप्लीकेशन के द्वारा अभी ये अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सून इट विल बी अवेलेबल इन द iOS एज वेल। ठीक है, तो जो अभी आईफोन का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी अवेलेबल होगा थोड़े टाइम के बाद। यहाँ पे भी आपको 1 ईयर का 99,000 है, पर अगर आपने PN लाइव रेफरल कोड यूज किया है तो आपको ये 89,100 में कवर होगा। और उसी तौर के ऊपर 1 ईयर का 64,000 है। आफ्टर यूजिंग द कोड PN लाइव इट विल कम बैक टू 57,600। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर आपका नया कोर्स कब आ रहा है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का नया कोर्स लॉन्च हो रहा है वेरी सून। हम लोग 15-20 दिन के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको मैं वेलकम करूंगा, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके सिवा मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा, प्रतीक UPSC। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माय फ्यूचर क्लासेस। प्रतीक UPSC की जो चैनल है
वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल के साथ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट विद एनसीईआरटी टॉपिक्स। और हमने इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट को पढ़ना शुरू किया था प्रीवियस क्लास के अंदर। जब नेशनल मूवमेंट पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया और समझने की कोशिश की कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे चलता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए और 1870 से लेके इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे आगे चला। तो एज यूजुअल हमने थीमेटिक वे के अंदर टाइमलाइन बना देते हैं, क्योंकि टाइमलाइन अप्रोच से ही चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आती है और याद भी रहता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1850s के बाद इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का ग्रोथ होने की शुरुआत होगी और ये जो नेशनलिज्म नाम की विचारधारा है वो उभर के आएगी। इसी के कारण 1870s तक आते आते और 1880s तक आते आते आपको और भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस मिलेंगे। ये वो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जो बिफोर कांग्रेस बने थे। वो कैसे बने थे? बिफोर कांग्रेस बने थे। इसके लिए उनको प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भी पहचाना गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1885 तक आते आते हमने ये भी देखा था कि कांग्रेस के अंदर स्थापना हो जाती है और ये कांग्रेस को इनिशियली चलाने वाले जो लीडर्स थे उनको मॉडरेट्स कहा गया है। ये मॉडरेट्स ने 1885 से लेके 1905 तक का जो पीरियड है, 1905 तक का पीरियड है, पहले 20 साल तक अपनी अर्जियां डालने की कोशिश की। उनको 3P की मेथोडोलॉजी के रूप में पहचाना जाता है, पिटिशंस, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस एंड द प्रेयर्स। ये 3P की मेथोडोलॉजी के द्वारा आपके जो कांग्रेस की इनफैक्ट पूरी की पूरी लीडरशिप थी वो आगे चलेगी। 1905 तक आते आते हमको ये देखने को मिला कि कांग्रेस के अंदर एक और ग्रुप उभर के आया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और एक्सट्रीमिस्ट के साथ साथ एक और शब्द यूज किया गया है, रेडिकल्स। ठीक है, तो ये शब्द है, कभी कभी किसी में एक्सट्रीमिस्ट लिखा है, किसी में रेडिकल्स लिखा है, दोनों सेम ही है हमारे लिए। हमको तो खाली यही समझना है कि कांग्रेस में क्या हुआ था। बात आगे चलती है दोस्तों, और आगे चलने के बाद 1905 से जैसे समय आगे गया तो वी फाइंड फर्दर डेवलपमेंट इन द कांग्रेस। और कांग्रेस 1907 तक आते आते क्या हो जाता है, टूट जाता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, ये कांग्रेस टूटने के पीछे का कारण यही था कि मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट का जो ग्रुपिंग है वो काफी भारी हो जाता है और उनके कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, उनके कन्फ्लिक्ट इतने हैवी हो जाएंगे तो दिस विल रिजल्ट इनटू द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस 1907 तक आते आते टूटती है। 1907 के बाद इतिहास आगे चला। 1907 के बाद धीरे 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 जैसे समय आगे चलेगा, एज एंड व्हेन द टाइम विल प्रोग्रेस, वी फाइंड 1915 तक आते आते कांग्रेस फिर से यूनाइट होगी और कांग्रेस यूनाइट होने के बाद चीजें आगे चलेगी। इस दौरान हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग नाम की जो पार्टी है उसकी फॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा था कल के क्लास के अंदर। और यही मुस्लिम लीग को 1909 के अंदर हमने ये भी देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं, जहां पे मुसलमान को वोट करने के लिए अलग से पद्धति की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि 1907 से 1915 के बीच में जो पीरियड था, ये पीरियड के दौरान भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी काफी बड़ी मात्रा में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा है। दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। होपफुली मैं आपको ये जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन द रिवीजन फॉर्मेट। और हमने यहाँ तक कल के क्लास के अंदर कंक्लूड किया था। यहाँ से ही आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो कांग्रेस है वो अब आगे फर्दर कैसे इवॉल्व होगी और कांग्रेस के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमने ये भी देखा था कि इस दौरान आपके एक मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। क्या था? स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो इन द प्रीवियस क्लास हमने ये सब टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, एनसीईआरटी सेंट्रिक रहे थे, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस कैसे टूट जाती है ना। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है क्लैरिटी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस क्लास के लेक्चर्स को देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएगी कि हमने कितने टॉपिक्स को कवर किया था और कैसे उसको पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश की थी। ठीक है दोस्त, है ना। तो आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर एंड लेट अस सी द हिस्ट्री डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। अब कैसे होता है 1910-15 के बाद। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना हो गई, ये सब पॉइंट हमने पढ़ा था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होना और ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड अप। इनफैक्ट एओ ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस बनती है, ये सब पूरा डिस्कस मैंने आपको करा दिया है। सो इसके लिए अभी नहीं जा रहा हूं उसके अंदर। बट एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने एक चीज मानी थी, वो थी स्वराज की डिमांड। और इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड बिकॉज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो मैं चाहता हूं कि हमको स्वराज मिले। ठीक है, तिलक महाराज ने इसकी कल्पना की थी। तिलक महाराज इसके ऊपर काफी सारी चीजें लिखते भी है और अपना विचार भी प्रकट करने की कोशिश करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो गई और लाला लाजपत राय जैसे लोग भी उभर के आएंगे। धीरे 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 करके हमको ये देखने को मिला कि कांग्रेस जो है वो टूट जाती है।
टूटने के बाद फाइनली दिसंबर 1915 तक आते आते कांग्रेस यूनाइट हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब 1915 से इतिहास को देखते हैं और 1915 के बाद क्या होता है उसको इतिहास को फिर से थीमेटिकली समझते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अभी तक हमने प्रीवियस क्लास तक यहाँ तक पढ़ा हुआ है, अब यहाँ से आगे देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, कांग्रेस नाम की जो बॉडी है वो 1915 में यूनाइट हो जाती है। यूनाइट होने का मतलब यह है कि आपके जो मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर, कौन से ग्रुप से, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों ग्रुप हुआ करते थे। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई फाइनली कंक्लूड हो जाती है इन द ईयर 1915। 1915 में इन लोग के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो सॉल्व हो जाते हैं और इस तरह से कांग्रेस यूनाइटेड हुई। अब देखो, कांग्रेस का एक खेल था, कांग्रेस थ्रू आउट द ईयर 1909 जब मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए, क्या थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कैसे मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम डेवलप कराई जाती है, कैसे मुसलमानों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम डेवलप कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये देखने को मिल रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को एक आइडेंटिटी दी जाती है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाय द गवर्नमेंट। तो कांग्रेस उसकी हमेशा थ्रू आउट द ईयर्स, आप इतने भी सालों में देखोगे तो उसकी निंदा कर रही है, कांग्रेस उसको क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने जब समझने की कोशिश की तो कांग्रेस ने हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया था। अब होता यह है कि 1915 तक आते आते 1915 तक आते आते हमको इतिहास के अंदर बहुत ही नया झलक देखने को मिलेगा। क्या होता है कि 1915 के अंदर कांग्रेस फिर से यूनाइटेड हो जाती है। कांग्रेस क्या हो जाती है, यूनाइटेड हो जाती है। ये वही 1915 का साल है इनफैक्ट जहां पे गांधी का आगमन हो जाता है। गांधी विल बी अराइविंग इन इंडिया, गांधी जी इनफैक्ट भारत के अंदर आ जाते हैं, आपको पता होगा। और इसके साथ साथ हमको ये तीसरा पॉइंट इसके अंदर से क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द थर्ड पॉइंट दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग इज दैट 1916 तक आए, 1916 तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में करार होता है। अब आपको सवाल आता है कि सर ये करार क्या था और ये करार कहाँ पे होता है, तो आपने किताबों के अंदर पढ़ा होगा, ये जो करार होता है उसको हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट। अब सवाल आता है कि सर ये लखनऊ पैक्ट क्या है, लखनऊ पैक्ट क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग जब लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे, व्हेन वी विल डिस्कसिंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट, याद रखेगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपना जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिविजन्स थे और उन दोनों के बीच में राजकीय रूप से जो चर्चाएं हो रही थी, उन दोनों के बीच में राजकीय रूप से जो डिफरेंसेस थे उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट की हम लोग जब बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट लखनऊ पैक्ट, हम लोग जब लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे तो हमको यही देखने को मिलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपने डिफरेंसेस को थोड़ा साइड में किया और डिसाइड किया कि ये दोनों साथ में काम करेंगे। ठीक है, सो दे विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। भारत के लोगों के हाथ में सत्ता आए, भारत के लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व आए, भारत के लोग शासन कर पाए, इसके लिए लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठे हुए 1915 के अंदर, याद रखेगा 1915 के अंदर, 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर। और इनफैक्ट याद रखेगा ये भी चीज कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है जो मुसलमानों को दिए गए थे उसको एक्सेप्ट कर दिया। उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, इनफैक्ट लखनऊ पैक्ट के द्वारा हम लोग मुस्लिम समाज को दिया गया है जो अलग पृथक मतदान जो वोटिंग राइट्स था, उनके राइट टू कंटेस्ट था, उसको हम लोग स्वीकार देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो करार हुआ, ये करार का परिणाम हमको यही देखने को मिलता है कि फाइनली इन सब के बीच में एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बात आगे चलती है, समझने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है। 1915 1916 के जो पीरियड था, ये पीरियड में गांधी जी का आगमन हो चुका है। समझ में आ रहा है आपको, 1915 1916 ऑनवर्ड से अगर आप देखिए तो 1915 के अंदर गांधी जी का एंट्री हो चुका था। और गांधी जी का एंट्री हो चुका था, गांधी जी एंट्री इन इंडिया हो चुका था। बिकॉज गांधी जी का एंट्री हो चुका था तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा दशा तरफ की चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी फाइंड बिकॉज गांधी हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन इंडिया, गांधी जी भारत में आ चुके थे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक नए डायमेंशन में जा रहा है। अब क्या होता है कि गांधी जी ने आके 1915 से लेके पहले तो एक साल तक कुछ किया नहीं, 1916 तक आते आते इनफैक्ट वो थोड़े बहुत एक्टिव हुए। 1917 और 1918 के अंदर इन्होंने 2-3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए। आपको जानकारी होगी तो 1917 के अंदर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण के बाद अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों के दोनों 1918 के कंटेम्प्ररी सत्याग्रह आपको मिलेंगे।
ये 3 सत्याग्रह के द्वारा हमको ये देखने को मिल रहा है कि इनफैक्ट गांधी जी अब धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाएंगे। सो व्हेन गांधी विल बी कमिंग अप विद द सत्याग्रह, वो अलग अलग प्रकार के आंदोलन करेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, इंडिया के अंदर मास नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको क्या होता है, मास नेशनलिज्म की शुरुआत होगी। दूसरा हमको ये देखने को मिला कि गांधी जी के कंटेम्पररी टाइम के ऊपर ही पैरेलल ही हमको एक और आंदोलन मिलता है जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट। क्या मिलता है, होम रूल मूवमेंट। हाँ, तो याद रखेगा कि होम रूल मूवमेंट वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड गांधी जी एंट्री इन इंडिया। जैसे ही गांधी जी आए उसी साल के ऊपर आपको ये होम रूल मूवमेंट भी देखने को मिलता रहता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो वी सी कि 1915 1916 तक आते आते 2-3 पॉइंट हमको मिले। 1916 की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको एक आंदोलन मिलेगा जिसका नाम है होम रूल मूवमेंट, और उसके बाद गांधी जी का भी मूवमेंट मिलेगा। और गांधी जी ने इनफैक्ट 3 आंदोलन किए, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। ये तीनों के तीनों आंदोलन हमको यही देखने को मिल रहा है कि इंडिया में मास नेशनलिज्म की शुरुआत कराएगा। और ये जो मास नेशनलिज्म इंडिया में जब शुरुआत होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी, तो भारत की आज़ादी का आंदोलन पूरी तरह से बदल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो 1919 तक आते आते क्या लिखता है एनसीईआरटी, आफ्टर द ईयर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। तो इसके पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि नेशनल मूवमेंट के अंदर मास मूवमेंट कब शुरू होता है। ठीक है, तो 1919 के बाद मास मूवमेंट शुरू होगा। 1919 से पहले बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट था नेशनल मूवमेंट के तहत। हम लोग कह सकते हैं कि द नेशनल मूवमेंट वाज लिमिटेड इन द अर्ली पार्ट, क्योंकि नेशनलिज्म जब हम लोग देखेंगे तो शुरू हुआ था 1880s के दौर में। 1880 से लेके 1910 तक हम लोग को ये देखने को मिला कि काफी लिमिटेड क्लास था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एक लिमिटेड क्लास के साथ नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी। बट बाय द ईयर 1919 ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत ही मास बेस्ड मूवमेंट की शुरुआत हो गई। दिस इन्वॉल्व्स द पीजेंट, ट्राइबल्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द वुमेन। ठीक है, ये चारों को इनफैक्ट इन्वॉल्व किया जाता है, और चारों को इन्वॉल्व करने के बाद ये आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। अब पीजेंट्स का मूवमेंट कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह मिलेगा। वुमेन आपको गांधी जी के आगमन के बाद बहुत मिल जाएगी। एंड ओकेशनली फैक्ट्री वर्कर्स, अगर आपको जानकारी होगी तो अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए ही था। ठीक है, सो वी फाइंड सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगेन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920s। 1920 तक आते आते बहुत सारे जो हमारे बिजनेस हाउसेस थे, जैसे अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल मिल के ओनर्स हुआ करते थे, या आप देखिए बॉम्बे के अंदर टेक्सटाइल मिल के मालिक हुआ करते थे, इन सब ने भी कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू किया। और जब कांग्रेस को इन सब ने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली हमको यही देखने को मिला कि अब धीरे धीरे मास नेशनलिज्म आपका बढ़ेगा। जितना मास नेशनलिज्म बढ़ेगा उतना ही राष्ट्रवाद को आगे पुश किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस सिचुएशन मास नेशनलिज्म बढ़ता है। अब प्रश्न आता है कि ये क्यों बढ़ा, व्हाई दिस वाज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, क्यों मास नेशनलिज्म 1850s के दौर में, 1860s के दौर में, 1880s के दौर में, अर्ली 1900s के दौर में नहीं हो पाया। आप समझिए कि नेशनलिज्म की शुरुआत, राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो हो गई थी 1850s के दौर में। समझ में आया कि नहीं है आपको। ये नेशनलिज्म शुरू तो हुआ था इन द 1850s, बट इट वाज क्लास स्ट्रगल, या मैं कहूंगा बहुत ही लिमिटेड सक्सेस मिलता है उसको। लिमिटेड सक्सेस का मतलब क्या है साहब, कि बहुत ही कम लोग ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ने वाले लोग थे। बट यही मास नेशनलिज्म, यही नेशनलिज्म कन्वर्ट हो जाता है बाय द ईयर 1915 एंड 1920s। 1915-20 तक आते आते पूरा नेशनल मूवमेंट क्यों मास नेशनलिज्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके पीछे एक घटना बनती है, वो घटना को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर। क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर। आपको जानकारी होगी 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो इसका परिणाम क्या आया, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमको नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है। और वर्ल्ड वॉर आपकी जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है 28 जुलाई के दिन। आर्कड्यूक फर्डिनांड 28 जून के दिन, 28 जून 1914 का दिन था वो, 28 जून 1914 के दिन ऑस्ट्रिया का जो युवराज था आर्कड्यूक फर्डिनांड, उसको मार दिया जाता है इन दी साराजेवो यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, उसका इंपैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट वी सी कि हमको ये देखने को मिल रहा है कि व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, ये वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब देखो वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर के ऊपर इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा फटका क्या पड़ेगा साहब, आपकी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी
जो ब्रिटेन की सरकार है वो वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टी हुआ करती थी। आपको जानकारी होगी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी अ पार्टी इन द वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया को भी इन्होंने मेंबर बना दिया था वर्ल्ड वॉर के अंदर। मतलब आप समझिए कि द जर्मनी, ब्रिटिश, द टर्किश पीपल वर फाइटिंग इन यूरोप एंड इंडिया वाज मेड अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर। मतलब ग्लास तोड़ा, वो है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बाराना की सिचुएशन हो गई थी। भारत के लोगों को बोला जाता था कि यू आर सपोज टू पे अप, आपको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। भारत के अंदर आर्थिक रूप से और राजकीय रूप से जो परिस्थिति थी उसको बदला गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, क्यों बदल गया है सर? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उसके दौरान भारत को आर्थिक रूप से बहुत फटका पड़ा। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। इंडिया के सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर के अंदर फाइट कराने के लिए भेजा गया था। यू कैन इमेजिन मोर देन 5 लाख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर फ्रॉम द इंडियन साइड। मतलब भारत के लोगों ने इनफैक्ट पार्टिसिपेट किया था। तो आप समझिए एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट क्या लिखा गया है, विच कंट्रीज फॉट द वर्ल्ड वॉर। इनमें से कौन से मुल्क ने, कौन से देशों ने वर्ल्ड वॉर के अंदर फाइट किया था। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी साहब कि इंडिया को पार्टी बनाया गया था और इंडिया को कहा गया था कि तुमको भी फाइट करना है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो भारत की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया गया है और भारत के लोगों के ऊपर टैक्सेस इंपोज करने के बाद इन्होंने इंडिया से डिफेंस एक्सपेंडिचर को निकाला। डिफेंस एक्सपेंडिचर मतलब युद्ध के दौरान जो खर्चा हो रहा था उन सब के ऊपर पे कराने की कोशिश की गई। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल इनकम एंड द बिजनेस प्रॉफिट। तो क्या होता है कि भारत के लोग इससे बहुत नाराज हुए कि भाई युद्ध तुम करो, लड़ाई तुम करो और भारत के लोग इसका पैसा दे क्या? वाई शुड द पीपल ऑफ इंडिया पे अप इन द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर अगर आपको जान के थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो देयर वर 2 ग्रुप्स। ठीक है, एक तो थे अलाइड फोर्सेस और दूसरे कौन से थे? एक्सेस फोर्सेस। ये एक्सेस के अंदर कौन आया करता था? जर्मनी आता था, टर्की आया करता था, ऑस्ट्रिया हंगरी आया करता था। गेटिंग माय पॉइंट। अलाइड के अंदर कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, फिर आपका यूएसए ज्वाइन होता है, रशिया ज्वाइन होता है, इटली होता है, इटली भी ज्वाइन करेगा। इटली तो लेटर ऑन करता है, 1915 के बाद करेगा। बट कहने की बात यह है मेरी कि वर्ल्ड वॉर एक ऐसी घटना है, ये घटना में भारत का कोई लेना देना ही नहीं था, पर भारत को बीच में डाल दिया गया कि भाई तुमको पैसा भी पे करना पड़ेगा, तुमको सोल्जर्स भी भेजने पड़ेंगे। और हमारे देखो कितने राष्ट्रवादी लोग थे भाई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इंडियन पीपल शुड सेंड द सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर, तो हम लोग गदगदित हो गए, बोले पगले रुलाएगा का। And our people started sending the soldiers to the world wars. In fact, गांधी जी was one of the persons जिनको क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि भारत के लोगों को वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए गांधी जी ने लोगों को मोटिवेट किया था। 1917 के अंदर वाइसरॉय ने कॉन्फ्रेंस की थी, चैम्सफोर्ड ने, और ये कॉन्फ्रेंस के अंदर वाइसरॉय चाहता था कि इंडियन पीपल शुड बी पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स, भारत के लोग वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो गांधी जी को इन्वाइट किया गया था और गांधी जी ने इनफैक्ट भारत के लोगों को कहा यस वी शुड सपोर्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब बातें हैं साहब वर्ल्ड वॉर्स को लेके। ये वर्ल्ड वॉर जब बढ़ा तो इंडिया में मास नेशनलिज्म बढ़ने की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, मास नेशनलिज्म आपका बढ़ेगा। ये मास नेशनलिज्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा साहब, इनफैक्ट अब समझ चीजों को आगे लेके जाएगा। अब जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं जिनके ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे, तो व्यक्ति तो नाराज होगा। बहुत सारे बिजनेस ग्रुप हुआ करते थे, उनके ऊपर भी सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए, तो वो भी नाराज होंगे। सो व्हाट वी फाइंड, इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर and demand for war supplies led to the sharp rise in the prices which created greater difficulties for the common man. तो you can imagine कि what was the situation of the world war के दौरान क्या परिस्थिति का जन्म हुआ और वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट हमको क्या देखने को मिलता है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 1 की जब हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर हमको यही इंपैक्ट देखने को मिला और ये इंपैक्ट के दौरान हमको ये देखने को मिलता है कि पहले तो टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए, दे इंक्रीज द टैक्सेस इन द कंट्री। दूसरा क्या हुआ कि आपके प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं कमोडिटी के और इनफैक्ट इसके कारण एक इन्फ्लेशन का माहौल क्रिएट हो गया। तीसरा हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बिजनेस ग्रुप जो थे उनके ऊपर भी इनके प्रॉफिट डाउन कर दिए गए बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको भी पैसा कमा के देना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये सब सिचुएशन में क्या हो गया साहब, इन सब सिचुएशन में हमको ये देखने को मिला कि नेशनलिज्म बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन जो है वो वर्ल्ड वॉर के कारण सबसे ज्यादा अफेक्टेड था इंडिया के अंदर। खैर इंडिया डायरेक्टली पार्टी नहीं था, उसके बावजूद भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब जब इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
ये वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इनफैक्ट एक तो इंडिया में नेगेटिव इंपैक्ट गया है, क्या गया है, नेगेटिव इंपैक्ट गया है, पर कुछ कुछ इंपैक्ट इसका पॉजिटिव भी था। देयर वाज सर्टेन इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर का कुछ कुछ इंपैक्ट हमको पॉजिटिव भी मिलेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट वर्ल्ड वॉर का कहाँ देखने को मिलता है, तो हमको देखने को मिलता है कि जो इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उनके लिए ये एडवांटेज होता है। क्यों एडवांटेज होता है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो टूट गई है। द ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज ब्रोकन डाउन बिकॉज द ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच थिंग। तो इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए काफी फायदा हुआ। उसी तौर के ऊपर इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसमें भी इंडियन कंपनीज को काफी सारा लाभ होगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में हम लोग जब वर्ल्ड वॉर्स की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स हैड बोथ द इंपैक्ट। हाँ, तो नेगेटिव इंपैक्ट के कारण हमको ये देखने को मिला कि मास नेशनलिज्म बढ़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट में हमको ये भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि कुछ कुछ बिजनेस ग्रुप थे जिसको इसके कारण काफी सारा फायदा भी होता है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमने ये समझने की कोशिश की थी, तो ये कुछ कुछ लोगों को फायदा मिला, सबको नहीं मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन दिस सिचुएशन वर्ल्ड वॉर की जब हम लोग बात करेंगे, इन दिस सिचुएशन व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हमको क्या देखने को मिलता है? एनसीईआरटी कहता है कि एज यू हैव सीन इन द चैप्टर नंबर 7 मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का चैप्टर की बात कर रहा हूं, द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर पहले फॉरेन से बहुत सारा सामान आता था, अब ये सामान इंडिया में इनफैक्ट नहीं आता है क्योंकि बाहर सारा वो सामान डाइवर्ट हो गया। ऊपर से इंडिया के अंदर ये फायदा होता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है, इंडिया की इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है, और इंडियन बिजनेस ग्रुप है, इन्होंने इनफैक्ट अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो याद रखेगा, आपको कभी कभी स्टेटमेंट पूछेगा कि वर्ल्ड वॉर वन का इंपैक्ट क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, क्या पूछेगा? वर्ल्ड वॉर वन का इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना आना चाहिए, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना आना चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट के अंदर पूछेगा कि इंडियन इंपोर्ट जो है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स जो है वो कम हुए हैं। तो याद रखेगा कि यस, इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स कम हुए हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि इंडिया एक्सपोर्ट, भारत इनफैक्ट चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। सो देयर वर मेनी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज उस टाइम पे इंडिया में हुआ करती थी जो वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिकली काफी गेन करती हैं, उनको काफी फायदा भी होता है, ठीक है। सो वी फाइंड 1915 के दौर का इंडिया कुछ इस प्रकार की चीजें मिलेगी। एंड इन दिस सिचुएशन वी सी कि वर्ल्ड वॉर्स की एक इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर होती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर मास नेशनलिज्म बढ़ा। वर्ल्ड वॉर के अंदर एक तीसरी पॉइंट हमको ये मिलती है कि ब्रिटेन को अब जरूरत पड़ी कि उनको अब सैनिक चाहिए, दे नीड द सोल्जर्स टू एक्सपांड देयर आर्मी। अब ब्रिटेन को जब सैनिक चाहिए होंगे, जब उनको सेना के अंदर क्या चाहिए होंगे, सोल्जर चाहिए होंगे, तो ब्रिटेन ने इनफैक्ट अब भारत के लोगों को कहा कि भाई हम आपको रिक्रूट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड टू एक्सपांड द आर्मी, द गवर्नमेंट जॉब और द आर्मी जॉब वाज क्रिएटेड। आर्मी के अंदर जॉब की क्रिएशन होने की शुरुआत हो गई ऑफ द वर्ल्ड वॉर। एंड इन दिस सिचुएशन वी सी कि बहुत सारे लोगों को प्रेशराइज किया गया, ठीक है। सो वी सी मेनी ऑफ द विलेजेस वर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलियन कॉज। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही एलियन कॉज हुआ करता था। इंडियंस को क्या लेना देना साहब, जर्मनी फाइट कर रहा है, ब्रिटेन फाइट कर रहा है, तुर्की फाइट कर रहा है, ऑस्ट्रिया फाइट कर रहा है, फ्रांस फाइट कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंडिया सर, वाई शुड इंडिया पार्टिसिपेट? पर ब्रिटेन ने कहा कि भाई यू आर अवर कॉलोनी, बिकॉज यू आर अवर कॉलोनी वी आर ऑर्डरिंग यू टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर। आप हमारे गुलाम हो और आप हमारे गुलाम हो, उसके नाते हम आपको ऑर्डर करते हैं कि आपको युद्ध करने जाना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हालत होती है साहब कॉलोनीज की रियलिटी ही ये है कि वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी सी कि मेनी ऑफ द सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स थे, उनको इनफैक्ट ऑर्डर दिया जाता है कि वो युद्ध करने जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद इनफैक्ट एक मेमोरियल बनता है, एक वॉर मेमोरियल बनता है। और जब हम लोग वॉर मेमोरियल की बात करेंगे
तो वॉर मेमोरियल के अंदर आपने जगह देखी होगी इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है एक ऐसा वॉर मेमोरियल है जहां पे इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो भी सैनिक ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द ब्रिटिश साइड्स और जिनका मृत्यु हुआ था और जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी, उन सब के नाम आपको इंडिया गेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने इंडिया गेट देखा होगा दिल्ली के अंदर, यहाँ पे आपको बंदूक मिल जाएगी, अमर जवान ज्योति इनफैक्ट, है ना। तो ये जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट के आपकी जो वॉल्स के ऊपर आपको जो सोल्जर्स के नाम दिखते हैं, ये वो सोल्जर्स है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक ऐसा मुद्दा जो इंडिया के साथ लेना देना नहीं था, एक ऐसा मुद्दा जहां भारत के लोगों का कोई इनफैक्ट संबंध ही नहीं था, फिर भी हमको प्रेशराइज किया गया, हमको बोला गया कि आपको पार्टिसिपेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी सी कि दैट द इंडियन पीपल वर टोल्ड टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर्स। और बहुत सारे सोल्जर्स अब जब बाहर जाके आए, व्हेन दे रिटर्न आफ्टर द वॉर, जब वो युद्ध खत्म होके वापिस आए, उनको समझ में आ रहा था कि किस तरह से इंपीरियलिस्ट पावर का मतलब क्या है, ब्रिटेन, अमेरिका या इनफैक्ट आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हो, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका एंड दे आर ऑल्सो अपोजिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड, हमको ये देखने को मिलता है कि भारत के अंदर मास नेशनलिज्म बढ़ने के पीछे वर्ल्ड वॉर का क्या रोल प्ले था। ठीक है, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ द मास नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जब आपको क्वेश्चन पूछता है, व्हेनेवर दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, तो मास नेशनलिज्म के रीजन के पीछे आपको पहला पॉइंट वर्ल्ड वॉर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ल्ड वॉर वन। और वर्ल्ड वॉर वन के अंदर आपको क्या लिखना है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, और इंडिया के जो सोल्जर्स का उपयोग किया गया था, ये इंडिया के सोल्जर्स जब गांव के अंदर वापिस आए, उनको समझ में आ गया कि ये वर्ल्ड वॉर के अंदर हमको मरने के लिए भेजा जा रहा था, भारत का विकास कहीं पे नहीं होने वाला है, भारत का विकास एक ही रास्ते के ऊपर पॉसिबल होगा। वो रास्ता क्या है? वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट को पुश किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में व्हेन वी सी ऑल द केसेस, जब हम लोग इन सब सिचुएशंस को समझते भी है, तो हमको यही देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन की एक बहुत बड़ी प्रभावशाली ताकत उभर के आएगी। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर वन की ये घटनाएं हुई, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोल्जर्स के ऊपर इंपैक्ट हुआ। दूसरा, मास नेशनलिज्म का सेकंड रीजन, मैं आपको मास नेशनलिज्म का सेकंड रीजन बता रहा हूँ, वो है 1917 के अंदर एक घटना हो गई जिसका नाम है रशियन रिवॉल्यूशन। क्या हो जाता है? रशियन रिवॉल्यूशन। अब आप समझने की कोशिश करो कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, व्हाट वाज द रशियन रिवॉल्यूशन ऑल अबाउट। ठीक है, तो रशियन रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना है, याद रखेगा, रशियन रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना है, ये घटना को हम लोग याद रखते हैं बिकॉज इसने पूरे वर्ल्ड के इतिहास को बदल दिया था। जहाँ पे रशिया का जो राजा था, जार, उसका टाइटल था जार निकोलस इनफैक्ट, उसके सामने रशिया की जो पब्लिक थी, वो पब्लिक ने विद्रोह कर दिया था। और पहली बार 1917 के अंदर जब अक्टूबर महीने के अंदर क्रांति होती है, तो उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है कि एक साम्राज्य, ये क्रांति की शुरुआत हुई जिसे हम लोग कहते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। याद रखिएगा, अक्टूबर 1917 बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। जब रशिया में क्रांति हुई राजा के सामने, तो उसके कारण इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे लोग भी भारत के बोलने लग गए कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो कम टूगेदर एंड वी कैन ऑल्सो यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। हम भी ब्रिटेन के साम्राज्य के सामने लड़ाई कर सकते हैं, और जैसे रशियंस ने क्रांति करने की कोशिश की, वैसी हम लोग भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो मास नेशनलिज्म इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्यों आया? व्हाई द मास नेशनलिज्म इमर्ज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो उसमें आपको एक तो वर्ल्ड वॉर्स मिलेगा, वर्ल्ड वॉर के बाद जो दूसरा कारण मिलेगा वो है रिवॉल्यूशन इन रशिया। रशिया के अंदर क्रांति हो जानी। पहली बार आपको समझ में आएगा कि मार्क्स के विचार के ऊपर, कार्ल मार्क्स नाम का फिलोसोफर आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा के ऊपर रशिया के अंदर क्रांति होती है। और ये क्रांति का परिणाम यही हुआ कि रशिया ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हाउ द रिवॉल्यूशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, क्रांति कैसे हो सकती है, इन सब के ऊपर आपको रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट वी फाइंड कि भारत के अंदर और भारत के बाहर जो किसान और मजदूरों का आंदोलन था बहुत पॉपुलर हो रहा है।
किसान और मजदूरों का आंदोलन पॉपुलर हो रहा है, और खास करके सोशलिज्म जिसके आधार के ऊपर आपकी रशिया के अंदर भी क्रांति होती है, वो भी काफ़ी सारी इनफैक्ट पॉपुलर हुई। उसकी जो लिटरेचर थी, उसके न्यूज़पेपर थे, उसके जो इनफैक्ट है ना प्रेस के आर्टिकल्स थे, उन सब के कारण भी भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग उभर के आया जिसको लग रहा था कि हमको कुछ तूफानी करना चाहिए, हमको कुछ क्रांति करनी चाहिए, हमको भारत को आज़ादी दिलाने की तरफ प्रयत्न करना चाहिए। ये सब फैक्टर्स इकट्ठे होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में मास नेशनलिज्म बढ़ने की शुरुआत हो गई। ठीक है, सो जब जब आपको क्वेश्चन पूछेगा, वेन एवर दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस, तो मास नेशनलिज्म बढ़ने के पीछे का कारण वर्ल्ड वॉर, रशिया की क्रांति, रशिया की क्रांति के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट्स का मूवमेंट क्या था, वर्कर्स एंड पीजेंट्स का मूवमेंट। ये वर्कर्स एंड पीजेंट्स का जो मूवमेंट है ये भी आपका बहुत पॉपुलर हुआ, और ये सब परिस्थिति जब आगे चली तो इट रिजल्टेड इनटू दी मास नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रवाद को बढ़ने के पीछे के कारण हमने देख लिए हैं। अब यहाँ से ही आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनफैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर गांधी की एंट्री हुई, और गांधी के आगमन के बाद भारत की आज़ादी का आंदोलन कैसे अब बदल देगा, किस तरह से उसके अंदर बदलाव आएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी की स्टोरी क्या है आप समझिए, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ गांधी, है ना। तो थोड़ा बहुत गांधी का इतिहास बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी भी रहेगी, और गांधी का इनफैक्ट जो पूरा बचपन कैसे निकला है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। चलिए ठीक है, तो गांधी जी की जो स्टोरी है उसके ऊपर थोड़ा आप सुन लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पिक्चर क्लियर होगा। गांधी जी की कहानी क्या है कि 2 अक्टूबर 1869 के दिन इनका बर्थडे था, और पोरबंदर जो है वहाँ से इनकी फैमिली बिलोंग करती थी। लेटर ऑन ये लोग राजकोट शिफ्ट हो गए, करमचंद गांधी एंड उनके जो फादर थे, उनके ग्रैंडफादर थे, ये लोग राजकोट शिफ्ट होने के बाद इनका इनिशियली जो स्कूलिंग है वो राजकोट में ही हुआ था। राजकोट के अंदर ही अपना जीवन बिताया इन्होंने काफ़ी सारे साल। देन लेटर ऑन ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा, और फिर भावनगर इनको पढ़ाई करने के लिए भेजा गया था। ही वॉज सेंट टू भावनगर फॉर एजुकेशन। अब भावनगर के अंदर एजुकेशन के लिए भेजा तो गया, बट इनका मन नहीं लग रहा था, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। शामरदास कॉलेज थी वहाँ पे। उसके बाद गांधी वो सेंट टू लंदन पढ़ने के लिए, वहाँ पे इंग्लैंड भेजा जाता है, और इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। 1888 के आसपास गए थे, और उसके 4 साल के बाद वापस आए। व्हेन ही केम बैक, जब लंदन से वापस आए तो 1892-93 के आसपास का पीरियड था। ये पीरियड के दौरान गांधी जी ने पहले अहमदाबाद, राजकोट के अंदर प्रैक्टिस खोलने की कोशिश की, बॉम्बे वाले रीजन में, बट वहाँ पे उनकी दुकान नहीं चल पाई। ही कुड नॉट प्रैक्टिस एज अ लॉयर। और उसके बाद उनको अफ्रीका से कॉल आता है। अब देखो, अफ्रीका से कॉल आने का मतलब क्या था। एक्चुअली अफ्रीका के अंदर बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक थे दादा अब्दुल्ला, और दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप आइए अफ्रीका के अंदर और हमारा जो केस का मैटर है उसको सॉल्व कीजिए। तो गांधी जी 1893 में अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 के अंदर। ठीक है, और 1893 के अंदर जब साउथ अफ्रीका गए, व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1893, ही हैड इनिशियल प्रोग्राम ऑफ 1 मंथ, या ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने के आसपास उनको रुकने का था। मतलब 11 महीने से ज़्यादा उनको रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। आप समझने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। ही वॉज सपोज टू स्टे देयर फॉर मैक्सिमम ऑफ 11 मंथ, 11 महीने के आसपास उनको रुकने का था, उससे ज़्यादा नहीं रुकना था। और वो फिर 22 साल तक रुक जाते। ही विल बी स्टेइंग इन अफ्रीका फॉर 22 ईयर्स। तो उससे हमको समझ में आता है कि गांधी जी का अफ्रीका के अंदर क्या गेम रहा होगा। ठीक है, तो गांधी जी इनफैक्ट इंडिया में आए एट द एज ऑफ 46, 1915 में वो भारत के अंदर विदाई या भारत में अपना पैर रखेंगे 1915 के अंदर। 9 जनवरी के दिन, आपको जानकारी होगी, 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी भारत में आते हैं। बट उसके पहले, बिफोर दैट, वी सी कि गांधी जी अफ्रीका के अंदर काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। और गांधी अफ्रीका के अंदर कैसे पॉपुलर हो चुके थे, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो उन्होंने अफ्रीका के अंदर बहुत सारे नॉन वायलेंट तरीके से अपने आंदोलन चलाए थे। एक्चुअली अफ्रीका में 3 से 4 मुद्दे थे। देयर वर 3 to 4 इश्यूज इन अफ्रीका। उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। एक तो आपका अफ्रीका के अंदर एक आईडी कार्ड का एक मैटर था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के रूप में पहचाना जाता है, जहां पे कंपलसरी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को एक आईडी कार्ड रखना था। तो गांधी जी ने उसका सत्याग्रह करके उसका विरोध किया था। उसके बाद हम लोग जब गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी ने भारत के मजदूर, इंडेंचर्ड लेबर जो हुआ करते थे अफ्रीका के अंदर,
उनके लेके भी गांधी जी ने एक पॉलिटिकल इशू उठाया था और कहा था कि ये जो इंडेंचर लेबर्स के साथ भेदभाव हो रहा है उसका भी वो विरोध करते हैं। उसके अलावा गांधी जी की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट गांधी जी, तो गांधी जी विल आल्सो बी रेजिंग द इशू अबाउट द सोशल कस्टम्स इन अफ्रीका। और अफ्रीका के अंदर जो भारतीय मूल की जो शादी किए हुए लोग थे, या इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इंडियन कम्युनिटी जो थी जिन्होंने नॉन क्रिश्चियन तरीके से शादी की थी, उनकी शादियों को गैर लायक, या मैं कहूंगा कि उनको इलीगल डिक्लेयर करने की बात की जाती है बाय द गवर्नमेंट। और गांधी जी उसको लेके भी उसका सत्याग्रह करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर सोशल, पॉलिटिकल और बहुत सारे मल्टीकल्चरल इश्यूज उठाए थे। और इंडियन कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव अफ्रीका के अंदर हो रहा था, उन सब मुद्दे के ऊपर गांधी जी ने भारत के लोगों को और पूरे वर्ल्ड को समझाया था कि देखो, हम लोग शांतिप्रिय रूप से पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा, क्या बता रहा हूं मैं, पैसिव रेजिस्टेंस के द्वारा अपने डिमांड को रखेंगे। ठीक है। सो गांधी जी वॉज वेरी क्लियर कट, गांधी जी वॉज वेरी क्लियर कट। और उनकी जो विचारधारा थी वो कैसी थी, पैसिव रेजिस्टेंस की विचारधारा थी, जहां वो कहते हैं कि मैं रेजिस्ट तो करूंगा पर पैसिवली रेजिस्ट करूंगा, मैं एक्टिवली रेजिस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये जो विचारधारा है, इसके द्वारा गांधी जी ने अपने पूरे डायमेंशंस दिए, लोगों को समझाया कि देखिए आप ये चीजें मत कीजिए, ये चीजों को करिए। ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी और गांधी इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर भी जाने शुरू हो गए थे। ठीक है। इनफैक्ट लंदन से लेके इंडिया के गली गुप्से तक इनफैक्ट गांधी जी को लोग पहचानना शुरू हो गए थे। और गांधी जी की खासियत यह हुआ करती थी कि अफ्रीका के अंदर जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग थे उन सब के कांटेक्ट में आ चुके थे। मतलब आप समझने की कोशिश करो तो गांधी जी केम टू कांटेक्ट विद द हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, upper class merchant, lawyers and workers. So in Africa, Gandhi ji was able to understand the demand which was raised by the Indian community over there. तो 1915 में जब वो वापिस आए तब तक एक मास लीडर के रूप में उभर के आ चुके थे। और भारत का आंदोलन 1915-16 के बीच में एक ऐसी परिस्थिति में आगे गुजर रहा था जहां आंदोलन के अंदर एक बहुत बड़ी वैक्यूम दिख रही थी। वैक्यूम समझ में आता है, जहां पे एक पावर सेंटर नहीं था। तो नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी का आगमन होना और मास नेशनलिज्म में उसको आगे लेके जाना, ये गांधी जी के लिए काफी एक एडवांटेजेस सिचुएशन क्रिएट करता है। और इसके लिए गांधी डिसाइड करता है कि मैं कुछ भारत के लोगों के लिए करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप समझने की कोशिश करो कि गांधी जी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। अब देखिए, गांधी जी गए थे 1893 के अंदर अफ्रीका के अंदर। सो ही वेंट टू अफ्रीका इन द ईयर 1893। और उसके बाद उन्होंने इंडियंस के लिए वहां पे डिमांड करनी शुरू की थी। जो इंडियन कम्युनिटी के साथ जो भी भेदभाव हो रहा था उसको लेके गांधी जी ने काफी बड़ा आंदोलन भी वहां पे निकाला था। गेटिंग माय पॉइंट। सो वी फाइंड गांधी जी ने एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था नताल कांग्रेस। दिख रहा है आपको? ये जो नताल कांग्रेस नाम की बॉडी है, ये इनफैक्ट इन्होंने 1895 के अंदर बनाई है, याद रखिएगा। एक्चुअली गांधी जी के साथ उनको है ना पहला ही बहुत खराब अनुभव हुआ। वो एक बार उतरे थे, अफ्रीका के पोर्ट था जिसका नाम था डरबन, और डरबन से उनको जाना था प्रिटोरिया। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये घटना के बारे में जानकारी रखी है, पर डरबन से प्रिटोरिया वो रेल के अंदर जा रहे थे। वो अपनी रेलवे की जो गाड़ी थी वो रेलवे के अंदर जा रहे थे, एंड ही वाज सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास ऑफ द रेलवे। वो रेलवे के अंदर डब्बे के अंदर फर्स्ट क्लास में बैठ के जा रहे थे। सो ही वाज ट्रैवलिंग बाय द फर्स्ट क्लास। वो फर्स्ट क्लास के अंदर जा रहे हैं और इसी दौरान इनफैक्ट एक गोरा जो टिकट चेकर था और गोरा पैसेंजर था, वो गांधी को उतार देता है ट्रेन से और कहते हैं कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू सिट इन द फर्स्ट क्लास कैबिन ऑफ द रेलवे। रेलवे के डिब्बे के अंदर भारतीय मूल के लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है। तो गांधी जी को तब से समझ में आ गया था कि भाई मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, तो मुझे उनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इनफैक्ट ये नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नताल इज अ स्टेट इन अफ्रीका ओनली, ठीक है। एंड 1895 के अंदर गांधी जी ने नताल कांग्रेस की स्थापना की टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे शब्द लिखा गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये वो शब्द है जिसके द्वारा आपके साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था, इंडियन कम्युनिटी के साथ पूरी तरह से भेदभाव किया जा रहा था। गांधी अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बीच के अंदर है एंड ही स्टैंडिंग। तो वी फाइंड कि एनसीईआरटी ये सब बताती है। इनमें बहुत सारे गुजराती बिजनेसमैन थे, बहुत सारे आपको जो है ना बनिया कम्युनिटी के बिजनेसमैन थे, ये सब लोग अफ्रीका के अंदर बैठे हुए थे
उन सब के लिए गांधी जी ने प्रश्न उठाए और गांधी जी ने कहा कि देखो हम आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको लेके हाईलाइट करेंगे। तो गांधी क्या हुआ कि 1893 से लेके करीबन 1915 तक अफ्रीका में रहेंगे। कितने साल तक? 1915 तक। तो याद रखिएगा 22 साल तक, फॉर द 22 ईयर्स गांधी विल बी स्टेइंग इन अफ्रीका। उसमें 2-3 बार इंडिया भी आए थे, ऐसा नहीं था कि इंडिया नहीं आए थे, बट मेजोरिटी टाइम वो उनका अफ्रीका के अंदर ही रहता है। ये अफ्रीका के अंदर वो काफ़ी पॉपुलर हुए और फिर उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना होगा आपने। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के ऊपर, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। ही वॉज द गुरु ऑफ गांधी जी, एंड बिकॉज ही वॉज द गुरु ऑफ गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि तुम्हारी जरूरत इंडिया में है, तुम आ जाओ इंडिया वापिस। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के ऊपर इनफैक्ट गांधी जी इंडिया में वापिस आए। इंडिया में वापिस आने के बाद गांधी जी इनिशियली कोई राजकीय आंदोलन नहीं करेंगे। याद रखेगा कि व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, जब गांधी जी वापिस इंडिया के अंदर आते हैं तो गांधी जी ने इनफैक्ट पहले 1 साल तक खाली ट्रैवलिंग किया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों ट्रैवल किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि देखो तुम इंडिया में आए हो वो बात अच्छा है, तुम्हारा इंडिया के अंदर आगमन भी बहुत ठीक तरह से हुआ है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा राजकीय वैक्यूम है जहाँ पे मास नेशनलिज्म चलाने की आवश्यकता है, भारत के लोगों को है ना नींद से उठाने की आवश्यकता है। बट हम चाहते हैं कि आप थोड़े टाइम तक अभी भारत को समझो, इंडिया क्या है उसको देखो, इंडिया की विचारधारा क्या है, इंडिया के लोगों की क्या क्या डिमांड्स है, उन सब पॉइंट्स को हाईलाइट करो। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस, ये सब सिचुएशन में हमको यही देखने को मिला कि गांधी जी जो है वो पहले 1 साल तक इंडिया में ट्रैवल करेंगे, भारत के लोगों को मिलेंगे, भारतीय जो इनफैक्ट ओरिजिन के जो पीपल थे उन सब के साथ डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी सी कि गांधी जी को समझ में आ रहा था कि इनकी क्या सिचुएशन है, इनके साथ साथ क्या हो रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गांधी जी ने इनफैक्ट 3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए। कौन से सत्याग्रह किए? चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। ये कौन से सत्याग्रह है? तो अभी मैंने आपको बताया चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में होता है और अहमदाबाद और खेड़ा जो है वो कब होगा? 1918 के अंदर होगा। ठीक है। अब ये चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों के तीनों सत्याग्रह की खासियत क्या हुआ करती थी? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द सत्याग्रहs, उसको समझते हैं। लेट अस ट्राई टू सी कि ये तीनों के तीनों जो सत्याग्रह थे इनकी क्या इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, ये तीनों के तीनों सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था। अब चंपारण की पहले बात कर देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टोरी ऑफ चंपारण, है ना। तो चंपारण इज ए प्लेस इन बिहार। याद रखिएगा कहाँ पे आया है? बिहार के अंदर। और यहाँ पे किसानों का मुद्दा था कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में। और व्हेन वी टॉक अबाउट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे इंडिगो नाम का एक क्रॉप हुआ करता था। इंडिगो नाम का एक क्रॉप हुआ करता था। इसको ग्रो कराने के लिए प्रेशराइज किया जाता था, इसको फोर्स लगाया जाता था और हमको कहा जाता था कि फोर्सफुली इसको ग्रो करना है। वी आर सपोज टू फोर्सफुली ग्रो द क्रॉप ऑफ इंडिगो। सो द इंडियन पीपल सेड कि नो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस टू ग्रो दिस क्रॉप इन अ फोर्सफुल मैनर। तो हमारे जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया। तो किसानों ने मना किया, सरकार और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, प्लांटर्स थे, उन्होंने प्रेशराइज किया। किसानों ने कह दिया कि हम नहीं उगाएंगे। गांधी बीच में आते हैं। राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे, आपको जानकारी होगी। राजकुमार शुक्ला के कहने के ऊपर गांधी जी विल बी इंटरफियरिंग और गांधी जी फिर चंपारण के अंदर पूरा आंदोलन करते हैं। जब चंपारण में गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, व्हेन गांधी वाज डूइंग द मूवमेंट इन द चंपारण, वी सी कि राजेंद्र प्रसाद के परिचय में आए। ही केम इन द कॉन्टेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए हम लोग, होपफुली आपको आवाज़ आ रहा होगा, यू आर एबल टू लिसन टू मी। ये फिर से आज थोड़ा बहुत माइक का 19-20 रहता है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है, होपफुली आवाज़ तो आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो वो मैं क्या बता रहा था, चंपारण के अंदर गांधी जी केम इनटू कांटेक्ट विथ राजेंद्र प्रसाद। याद रखेगा
इन द चंपारण गांधी जी केम इनटू कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों के दोनों मूवमेंट्स के अंदर वल्लभ भाई पटेल के परिचय में आते हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद वाज द लीडर ऑफ बिहार। उस टाइम के अंदर राजेंद्र प्रसाद ऑलरेडी बिहार के अंदर अपना आंदोलन कर रहे थे और वो एक लीडर के रूप में उभर के आ रहे थे। गांधी जी उस दौरान वल्लभ भाई पटेल के साथ में भी परिचय में है। वल्लभ भाई पटेल ऑलरेडी अहमदाबाद के अंदर कॉरपोरेशन में, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर के रूप में चुनाव लड़े थे। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि आपके जो वल्लभ भाई पटेल है वो खेड़ा के अंदर भी फिर गांधी जी के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो वी सी कि गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर मिल वर्कर्स की स्ट्राइक को हाईलाइट किया था 1918 के अंदर। अब देखिए ये मिल वर्कर्स की स्ट्राइक क्या थी और फिर आपका चंपारण अहमदाबाद खेड़ा क्या था। तो चंपारण वॉज रिगार्डिंग द इंडिगो क्रॉप, और ये इंडिगो क्रॉप को फोर्सफुली ग्रो कराने के लिए गांधी जी ने चंपारण के अंदर सत्याग्रह किया था। याद रखेगा, ये सत्याग्रह काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उसके बाद सरकार ने एक इंडिगो कमीशन की स्थापना की थी, या एक पीजेंट्स की इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की थी। ये इंक्वायरी कमीशन ने फिर इंडिगो क्रॉप को जो फोर्सफुली ग्रो कराने की प्रथा थी, ये प्रथा का नाम को हम लोग 3 कठिया कहते हैं। याद रखेगा, इट इज़ नोन एज 3 कठिया सिस्टम। ये 3 कठिया सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर डिटेल में अभी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि चंपारण सत्याग्रह को समझना है तो ऑलमोस्ट 1 आध घंटा लग जाता है डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, बट आपको ये समझा दिया क्या है। चंपारण के बाद दूसरा क्या था, तो दूसरा आपको मिलेगा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह हुआ चंपारण के बाद, वो था आपका अहमदाबाद सत्याग्रह। अब अहमदाबाद सत्याग्रह की खासियत क्या थी, इसमें मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में बवाल चल रही थी। उन लोग के बीच में क्या चल रहा था, इश्यू चल रहा था। और इश्यू किस बात का चल रहा था, द इश्यू वॉज रिगार्डिंग द सैलरी और आई वुड से द बोनस। और उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बीमारी आ चुकी थी जिसे हम लोग कहते हैं प्लेग। ठीक है, कोरोना नहीं आया था, प्लेग आया हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट। सो बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ इश्यू ऑफ प्लेग, उस टाइम पे बहुत बड़ा प्लेग का सिचुएशन हुआ था। ये प्लेग के सिचुएशन के कारण मिल वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। ये कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए गांधी जी को बोला जाता है कि आप यहाँ पे इनको सॉल्यूशन कीजिए। और गांधी जी ने मिल वर्कर्स की जो स्ट्राइक हुई थी उसमें उनकी सपोर्ट की थी इन द अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, तो बहुत बड़ा सत्याग्रह था ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सत्याग्रह मिलेगा। और अहमदाबाद के बाद तीसरा जो था वो था खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जो गुजरात के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके जो पीजेंट्स थे, ये पीजेंट्स ने इनफैक्ट रेवेन्यू को बढ़ाने के पीछे आंदोलन किया था। एक्चुअली भारत के अंदर और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कानून था जिसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू कोड। ये रेवेन्यू कोड के अंदर लिखा गया था कि अगर आपका एनुअल प्रोडक्शन से 25% अगर आपका कम हो रहा है एनुअल प्रोडक्शन से, या मतलब आप देखिए कि 1/4 ऑफ एवरेज एक शब्द का उपयोग किया गया था कि आप सालाना 100 केजीज का प्रोडक्शन करते हो। सुन लीजिएगा मेरी बात, सालाना 100 केजीज का प्रोडक्शन करते हो, पर अगर इस साल आप 25 केजी के आसपास ही प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको उस साल टैक्सेस भरने से मुक्ति मिलेगी। इन दिस ईयर पर्टिकुलरली व्हेन योर प्रोडक्शन इज लेस, यू आर बेसिकली रिमिटेड फ्रॉम पेइंग ऑफ द टैक्सेस। खेड़ा के अंदर किसानों ने कहा कि सब जब कानूनी रूप से लिखा गया है कि हमको टैक्सेस भरने से मुक्ति मिलेगी, व्हाई द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक द रेवेन्यू फ्रॉम अस। तो उसके कारण गांधी जी ने ये 3 सत्याग्रह किए थे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। ये तीनों की तीनों सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी इनफैक्ट एक लीडर के रूप में उभर के आ गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा का टाइटल दिया था। ठीक है, तो कभी कभी आपको पूछता है कि महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया हुआ था। और इनफैक्ट गुरुदेव का टाइटल जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, सो वी फाइंड ये दोनों एक दूसरे को टाइटल देंगे। गुरुदेव का टाइटल टैगोर साहब को दिया जाएगा, गांधी जी का टाइटल इनफैक्ट महात्मा का जो है वो टैगोर साहब इनको देंगे। इस तरह से सब इतिहास आगे चलेगा। 1920 तक आते आते भारत का इतिहास अब आगे बढ़ा और एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके ये टॉपिक को आगे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, वी सी बाय द ईयर 1919 इंडियन हिस्ट्री आगे बढ़ी। 1919 से लेकर 1922 तक आते आते भारतीय इतिहास कैसे आगे चलता है उसकी एक झलक लेते हैं और उसके बाद आज का सेशन को यहाँ पे ही कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा के बीच में। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा ये तीनों के तीनों जो सत्याग्रह है वो कंक्लूड हुए
और यहां से गांधी क्या बन गए साहब, महात्मा बन गए। याद रखेगा कि आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी वॉज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ महात्मा। बोले भाई साहब कौन हो गए साहब, महान आत्मा हो गई, तो इसके लिए टाइटल दिया गया महात्मा। ठीक है, अब ये महात्मा का टाइटल तो हो गया साहब गांधी जी को। अब 1918 तक आते आते नेशनल मूवमेंट आगे चलेगा। 1918 में ही अगर आपको जानकारी होगी तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसका एंड होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ व्हेन द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, पहले ही वर्ल्ड वॉर की खत्म होने की शुरुआत हुई। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा था। क्यों वैक्यूम हो रहा था मैं आपको समझाता हूँ। 1918 तक आते आते बाय द ईयर 1918 भारत के अंदर फिर से आपको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का ग्रोथ मिलेगा। क्या मिलेगा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का ग्रोथ मिल रहा है, क्रांतिकारी प्रवृत्तियां चल रही हैं। गवर्नमेंट सोच रही थी कि ये जो अगर क्रांतिकारी प्रवृत्तियां सक्सेसफुल हो गई तो सरकार की बोलनी बंद हो जाएगी। दूसरा क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट जो पड़ा था, ये इंपैक्ट के कारण बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हो चुका था, प्राइसेस बहुत ही बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ रहा था, और भारत के लोग बहुत ही अनरेस्ट की सिचुएशन में आ चुके थे, और भारत के लोगों को मौका चाहिए था कि कुछ तूफानी किया जाए। गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ चुकी थी कि 1918 तक आते आते अगर भारत के लोगों को कंट्रोल में नहीं किया तो लोचा हो जाएगा। ऊपर से आप देखोगे 1916-17 के आसपास एक आंदोलन भारत में हुआ था जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट। ये होम रूल मूवमेंट ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक नया आयाम दिया था, और आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट और तिलक महाराज का। इन दोनों की अध्यक्षता के अंदर ये होम रूल की भी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। तो वी सी कि एनी बेसेंट तिलक के कारण होम रूल की पॉपुलैरिटी बढ़ना, भारत के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ना, वर्ल्ड वॉर 1 की इंपैक्ट हुई थी जब भारत के अंदर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होना, और गवर्नमेंट उस टाइम के ऊपर बैठे बैठे सोच रही है, गवर्नमेंट उस टाइम पे बैठे बैठे सोच रही है कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या। समझ में आया कि नहीं आया? द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि व्हाट शुड वी डू, हाउ शुड वी प्रोसीड, व्हाट शुड बी द सिचुएशन इन इंडिया, how should we control the movement of the people, how can we stop all these activities, getting my point? So in this situation what the government did, the government gave a lollipop to the people of India। और गवर्नमेंट ने क्या किया साहब, गवर्नमेंट ने अपने एक रिफॉर्म्स अनाउंस किए जिसके हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, माय बैड। हाँ ठीक है, क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में उसका डिस्कशन किया। ठीक है, सो 1919 तक आते आते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए बाय द गवर्नमेंट, और यही गवर्नमेंट 1919 तक आते आते एक और कानून पास करती है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है? रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये कानून के द्वारा कोई भी इंसान अगर राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर भाग ले रहा है, एनी पर्सन हु इज टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट, उसको सरकार पकड़ के खचैक कर देगी। नो अपील, नो वकील एंड नो दलील के नाम के ऊपर भारत के लोगों को रातों रात पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, without any, I would say, legal provisions, without any procedure in the magistrate court, अदालत के अंदर आपके ऊपर मुकदमा चले कि ना चले, ब्रिटिश सरकार आपको पकड़ के चली जाएगी। और ये 1919 तक आते आते भारत के अंदर बहुत ही स्फोटक मुद्दा बन जाता है। एंड दिस इज हाउ बाय द ईयर 1919 जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दो कानून भारत के लोगों को दिए जाते हैं। एक तो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म्स, और दूसरा हमको क्या मिलेगा, रॉलेट एक्ट के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम देने की कोशिश की जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिचुएशन के अंदर
भारत के अंदर अब रिएक्शन हुआ और ये रिएक्शन के नाम के ऊपर एक और नया सत्याग्रह गांधी जी करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। पर ये रॉलेट सत्याग्रह कैसे होगा और यहाँ से ही आगे चल के 1920 तक आते आते एक नए आंदोलन की तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत का जो इश्यू था, ये दोनों साथ में कैसे आगे चलता है, उन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। 1919 तक ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं। तो हमने कल के क्लास के अंदर 1910 तक या 1907 तक इतिहास देखा था। आज फिर से वहाँ से आगे चले और मास नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, गांधी जी की एंट्री कैसे हुई, गांधी जी ने किस किस प्रकार से 3 सत्याग्रह किए, उन सब के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो होपफुली बहुत डिटेल वे के अंदर एनसीईआरटी कर रहे हैं। अब ये टॉपिक्स को माइक्रो लेवल के ऊपर पढ़ना है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि खाली ऊपर से आएगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ। यूपीएससी में पूछता है होम रूल कैसे हुआ। अब होम रूल मूवमेंट का एनालिसिस करना चाहते हो, अब जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर। मैं आपको बहुत डिटेल वे के अंदर यही चीज़ों को पढ़ाऊंगा। यहाँ एनसीईआरटी सेंट्रिक ही आपको इतना डिटेल में जा रहा हो। तो आप समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर आप एनसीईआरटी को क्यों एनसीईआरटी के जैसे करा रहे हो, या क्या कहते हैं कि इतना डीप में क्यों जा रहे हो। अबे यूपीएससी डीप में मांगता है तो मैं डीप में ही जाऊंगा साहब। एज ए टीचर मेरी ड्यूटी ये होती है कि मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कराऊं। आप जब कोई भी अपनी चीज़ों का फाउंडेशन करो तो इस तरह से चीज़ों को पढ़िए साहब, तो आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म एडवांटेज होगा। वरना तो क्या होगा कि आप खाली रट्टा मार दोगे, खाली गो थ्रू हो जाओगे। लोग क्या करते हैं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, बच्चे क्या होते हैं, यूं करके गो थ्रू होके चले जाते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, उसको कंसोलिडेट करना है पूरी तरह से, सिस्टमैटिकली आपको उसके ऊपर है ना फोकस करना है। गेटिंग अ पॉइंट। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना तो 1919, 1920, 1922, 1925 तक चले जाएंगे। हो सके तो 1930 तक चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वाले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली भारत को आज़ादी भी दिला देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको मेरे सेशंस के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। आपके जितने भी मित्र जो भी है, आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं, उनको भी बोलिएगा कि वो प्लीज़ इनफैक्ट ये लेक्चर्स को देखें, और ये लेक्चर्स को देखने के साथ साथ इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर भी करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत इफेक्टिवली एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कराएं यहाँ पे ही लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई विल वेलकम यू ऑल फॉर द अनअकैडमी प्लस कोर्सेस। मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स शुरू हो रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म हो चुका है। आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग हो पाएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट माई टीम ऑन दिस नंबर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथों साथ ये मेरा रेफरल कोड है PN Live, आप इसको यूज़ करिए, 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट आई वुड से कॉन्टेक्ट विथ मी एज वेल। आप मेरे साथ भी जुड़ पाओगे अबाउट योर प्रिपरेशन एज वेल। ठीक है, हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। टिल देन कीप स्टडिंग।